जी, राजनारायण की राम राम। आप सभी का स्वागत है। आज 29 मई 2025। आज की तारीख हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारे किसान नेता, मजदूरों के नेता एडवोकेट चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी की पुण्यतिथि है। आज से लगभग 4 दशक पहले 29 मई 1987 को हमारे नेता बहुत बड़ी विचारधारा को छोड़कर ईश्वर के चरणों में चले गए थे। और जब भी कोई बड़ा किसान नेता पुण्यतिथि होती है, जन्म तिथि होती है, तो उस दिन हमें उनके विचारों को, उनकी दी हुई सीख को हमें याद रखना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को उनसे सीख मिले, उन चीज़ों को दोहराना चाहिए। तो बात है 1902 की, जब चौधरी साहब का जन्म हुआ। तो उस वक्त हमारे किसान नेता दीनबंधु सर छोटूराम, जो सन 1881 में जन्मे थे, तो मैं इसको ये कहूँगा कि बंटवारे से पहले, हिंदुस्तान के बंटवारे से पहले किसान मजदूरों के नेता सर छोटूराम थे, और बंटवारे के बाद चौधरी चरण सिंह जी। सर छोटूराम जब वकालत करते थे तो उन दिनों में आगरा लॉ कॉलेज में चौधरी चरण सिंह जी अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और दोनों ही नेताओं ने नज़दीक से देखा कि ग्रामीण परिवेश में जो किसान है उनकी क्या पोजीशन है। और सर छोटूराम ने कहा कि भोले भाले किसान, तेरे को बोलने का भी ढंग नहीं है और तेरे को ये भी नहीं पता कि तेरा दुश्मन कौन है। और उन चीज़ों की व्याख्या चौधरी चरण सिंह जी ने की। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी, इकोनॉमिक्स पे लिखी, समाजशास्त्र पे लिखी, शिष्टाचार पे लिखी, और मेरी लाइब्रेरी में वो किताबें हैं, मैंने उनको पढ़ा है। और उन समस्याओं का समाधान करने के लिए दोनों ही नेताओं ने अपनी वकालत छोड़कर राजनीति में आने का फैसला किया और दोनों ने करके दिखाया। मैं तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे हमारे ग्रामीण परिवेश के जो युवा हैं वो ताकि समझ सकें कि इन दोनों नेताओं का कितना बड़ा योगदान है। क्योंकि आज चौधरी चरण सिंह जी की 38वीं पुण्यतिथि है, पूरे देश में मनाई जा रही है। सुबह हमने देखा कि हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी किसान घाट गए थे, और आज ही के दिन सोनीपत में कार्यक्रम होना था, लेकिन जैन सिंह की तबीयत, जो भारत सरकार में मंत्री हैं, उनको वायरल हो गया और 2-3 दिन से उनकी तबीयत नासाज है। इस वजह से आज वो कार्यक्रम नहीं हो पाया, वरना उस कार्यक्रम में बहुत सारे नेताओं के हमें विचार सुनने को मिलते। हो सकता है मेरे को भी मौका मिलता, लेकिन क्योंकि इन दिनों वायरल चल रहा है, कोविड भी खबरें आ रही हैं, तो हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और सोशल मीडिया का ज़माना, इस माध्यम से हम अपनी बातों को रख सकते हैं, और उम्मीद है कि जैन जी तक ये बात जाएगी। हाल ही में उन्होंने हरियाणा प्रदेश में अध्यक्ष पद पे एक्स एमएलए जगजीत सिंह सांगवान जी को नियुक्त किया है। बड़ी खुशी हुई, और मैंने जब ये अखबार में पढ़ा तो मैंने चौधरी जगजीत सिंह सांगवान जी को फ़ोन लगाया और उनको शुभकामनाएं दी, और बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सालों से हरियाणा के युवा इंतज़ार कर रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल को हरियाणा में भी आना चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो हुआ है वो हरियाणा का आज बच्चा बच्चा जानता है कि हरियाणा की जनता 70 सीटें देने वाली थी, लेकिन वो 37 पे आके टिक गई। और वो 37 पे आके उसके कारणों को जब ढूंढा तो उसके पीछे एक ही कारण मिला कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते थे कि 47 के आसपास कांग्रेस की सीटें आ जाए और उनके कंट्रोल में रहे मामला, और वो 70 से 37 पे ले आए धीरे धीरे करके। तो बड़ा मायूसी का आलम था हरियाणा में। और जैसे ही जैन सिंह जी ने
ये फैसला लिया कि हरियाणा में संगठन का विस्तार किया जाएगा। और मेरी जगजीत जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि संगठन का विस्तार करके आने वाले समय में चुनाव भी लड़ा जाएगा। तो मैं इस पहल का स्वागत करता हूँ और मेरे साथ बहुत सारे युवा इसका स्वागत करेंगे, इस फैसले का, क्योंकि जैन जी अभी केंद्रीय मंत्री हैं और उनका मार्गदर्शन मिलेगा हरियाणा को। और कुछ जो 60% मतदाता थे जिन्होंने विपक्ष में वोट डाला था, तो उनको थोड़ा राहत मैं मानता हूँ इस फैसले से उनको मिल सकती है। और जैन जी के बारे में कभी भी ऐसी कोई बात नहीं सुनी है कि जिस तरीके से अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा, रोहतक के डीसी थे धर्मेंद्र पानू, जो हमारे महरूम नेता सतपाल सांगवान जी के दामाद भी हैं, तो उनके साथ किस तरीके से यहाँ के सांसद कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा उलझ रहे थे। एक तो पहले लेट थे, वो लेट होने के बावजूद उनसे वो उलझ रहे थे। तो सब ने इस चीज़ का निंदा की है कि इस तरीके से सांसद साहब को नहीं उलझना चाहिए था डीसी साहब के साथ। डीसी बाद में है, पहले वो एक इंसान है और समय पे उन्होंने जो मीटिंग थी दिशा की उसकी शुरू कर दी थी, और वो रिटायरमेंट की पोजीशन पे हैं, थोड़े दिन में वो रिटायर हो जाएंगे। और एक हमारे अधिकारी हैं, हमारे किसान परिवार से आते हैं, तो उनके साथ ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। और हर युवा इस बात को जानता है कि हरियाणा में जैन जी जब भी आएंगे तो उनका दिल खोल कर स्वागत किया जाएगा। तो मैंने भी जगजीत सिंह सांगवान जो अध्यक्ष हैं उनसे इच्छा जाहिर की है मेरी कि आपकी टीम में मेरा भी काम करने का मन है। और इस प्लेटफार्म के माध्यम से हम जो चौधरी चरण सिंह जी की नीतियाँ थी, चौधरी सर छोटूराम की नीतियाँ थी, उन नीतियों पे चल के ग्रामीण क्षेत्र के किसान और मजदूर का भला हो सकता है। क्योंकि मैं हमेशा वर्ड यूज करता हूँ कि देश का बंटवारा, मैं कभी आज़ादी वर्ड यूज नहीं करता, क्योंकि मैं मानता ही नहीं कि हम आज़ाद हुए हैं। आज़ाद हम तब होंगे जब हम गरीबी से मुक्त होंगे। जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र का किसान परिवार है वो गरीबी से नहीं उभरा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हमेशा इशू रहता है कि जो गन्ना है, प्राइवेट मिलें हैं, उनको गन्ने का भुगतान नहीं होता। और हरियाणा में भी फसलों का तो हो जाता है, लेकिन जो आपदा वगैरह आती है उसमें बड़ी धांधली होती है। पीछे हमारे खेतीबाड़ी मंत्री थे जयप्रकाश दलाल जी, तो लुहारू में बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं कि कहीं एक्चुअल नुकसान कहाँ पे हुआ है और वो भुगतान कहाँ पे किया गया है। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है। हालांकि अभी हरियाणा में नायब सैनी जी को मौका मिला है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक पुरानी कहावत है कि 100 किल्ला में जाट, 9 किल्ला में हीर और 2 किल्ला में माड़ी बो के खा ले। तो उनको पता है कि किस तरीके से हरियाणा को आगे लेके जाना है और सभी को साथ लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष की भूमिका नहीं है। तो मुझे लगता है कि जब आरएलडी का संगठन हरियाणा में तैयार हो जाएगा तो उसे ही विपक्ष की भूमिका यहाँ पे निभानी पड़ेगी, क्योंकि जो सकारात्मक विपक्ष की भूमिका है वो केवल आरएलडी के 2 विधायक हैं, आदित्य सियाग और अर्जुन सियाग, वो दोनों ही विधानसभा में बोलते हैं, तो कांग्रेस वाले तो वॉकआउट कर जाते हैं और कहीं नहीं दिखाई देते। युवा वर्ग है, किसान वर्ग है, मजदूर वर्ग है, उनकी आवाज़ ये कहीं नहीं उठा पाते, क्योंकि ये बंधे हुए हैं ऊपर से। तो आज हम हमारे एडवोकेट चौधरी चरण सिंह तेवतिया जी को याद करते हुए उनकी जो सीख है, उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो किताबों में जो बातें लिखी हुई हैं, उनसे आने वाले समय में उनका प्रचार प्रसार करेंगे। और हर युवा अपने जीवन में अगर उन चीज़ों को ले आए तो वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आने वाले समय में जो भी कार्यक्रम होगा तो हमें मौका मिलेगा तो मंच के माध्यम से भी अपनी बात को रखेंगे हम। तो आज
सोशल मीडिया पे हर नेता हमारे चौधरी चरण सिंह जी को नमन कर रहा है, तो मैं भी उसी कड़ी में आज उनको नमन करता हूँ चौधरी साहब को। जय हिंद।